नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज के वीडियो में सीखेंगे इक्वलाइजर्स कैसे काम करते हैं। दो तरह के इक्वलाइजर्स सीखेंगे, एक है ग्राफिक इक्वलाइजर और दूसरा है पैरामीट्रिक इक्वलाइजर। चलिए शुरू करते हैं। तो EQ का या इक्वलाइजर का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा टोन शेपिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि अगर आप कहीं पे बजा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और आपके बेस से सिर्फ बूम आ रही है, तो हम EQ की मदद से अपने एम्प को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि वो बूमीनेस हटके, बेसीनेस हटके आपके नोट्स की प्रेजेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। दूसरी चीज, आप इक्वलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टोन को शेप करने के लिए। यानी कि अगर आप स्लैप बेस बजाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से अपने EQ को शेप करके आप उस टोन को सपोर्ट कर सकते हैं या स्लैप बेस की टोन को सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए कि EQ काम कैसे करता है, उसके बाद आप फ्रीली क्रिएटिवली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कई तरह की साउंड्स क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिक इक्वलाइजर से। ग्राफिक EQ आपको मिलेगा पेडल्स पे, आपको मिलेगा बेस एम्प्स पे या फिर सॉफ्टवेयर्स में। तो ये जो ऊपर लिखा रहता है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 50, 60 ऐसे करके कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, जो भी कंपनी ने चूज किया है किस फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड के सारे एरिया को हम लोज कहते हैं, इस बीच के एरिया को मिड्स कहते हैं और राइट के एरिया को हाइज कहते हैं। अब इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी होती हैं, जैसे कि कितने से कितने तक मिड्स होती हैं, कितने से कितने तक लो मिड्स होती हैं, कहां से कहां तक हाइज है, पर वो टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाएंगे अभी सिर्फ एक रफली एस्टिमेट, एक एरिया हमें पता चल जाए और उससे अपनी टोन को हम सिंपली कैसे शेप करना शुरू कर सकते हैं उस बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि ये ग्राफिक EQ की जब फ्रीक्वेंसीज हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है एक बेस गिटार की टोन पर। ये मैं सबसे पहले सब कुछ जीरो कर देता हूँ। अभी ये मेरा एकदम सही से सब कुछ जीरो पे है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि एक एक फ्रीक्वेंसी को ट्राई करके देखूंगा। मैंने ये एक लूप रिकॉर्ड किया हुआ है पीछे, ये वाला, इसको हम चलाएंगे और इसके ऊपर फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके देखेंगे। सिंपल सी बेस लाइन है। सबसे पहले 65 हर्ट्ज को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आपने हेडफोन्स पहने हुए हैं या फिर इसको स्पीकर पे लगाया है तो आपको एकदम से एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कुछ हैवीनेस बढ़ गई है, लोज बढ़ गई है। ठीक है, तो ये इफेक्ट हुआ है इसका। इसका ऑपोजिट देखते हैं कैसा लगता है। नीचे ले जाते हैं इसको। ठीक है, आवाज थोड़ी हो गई हमारी थिन। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बूमीनेस क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हम इसको नीचे करके थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने बेस एम्प पे या फिर किसी और डिवाइस पे जिस पे हमारे पास ग्राफिक EQ अवेलेबल है। तो ये ग्राफिक EQ आपको एम्प्स में भी मिलता है, पेडल्स में भी मिलता है। मैं आपको थोड़ी देर में वो उन चीज़ों के बारे में भी बताता हूँ। ठीक, तो अगेन ये हमारा लो एरिया, ये मिड्स एरिया, ये हाई एरिया। और ये सब कहने की बात है, ये हम फ्रीक्वेंसीज को चेंज करके इसीलिए देख रहे हैं कि ये लोज का मतलब क्या है, मिड्स का मतलब क्या है, हाइज का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इस एरिया को 125 हर्ट्ज को, ये कैसा साउंड करता है चेंज करने में। तो आप नोटिस कर रहे होंगे एकदम से आवाज फटने लग गई। तो ये एक एक बैंड जो है ना, एक एक स्ट्रिप है, इसको चेंज करने से हमारे वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए जनरली EQ पे एक आउटपुट का कंट्रोल होता है। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ यहाँ से, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी हो जाता है कि अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो आवाज़ भी कई बार कम होती है, वो मिड्स के सेक्शन में ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसका जो इफेक्ट है इस पर्टिकुलर EQ का, ये लोज भी बढ़ा रहा है और थोड़ी सी मतलब जो हैवीनेस है उसको काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट तरीके से बढ़ा रहा है। जैसे इस वाले में सिर्फ एक बूमीनेस बढ़ रही थी, इसमें नोट की हैवीनेस बढ़ रही है। अब ये सारे मैं जेस्चर्स बोल रहा हूँ, चीज़ें बोल रहा हूँ, इनका मतलब तो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है जिस तरह से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, पर हमें ध्यान ये देना है कि किस चीज़ को चेंज करने से किस तरह का इफेक्ट आ रहा है टोन पे, उसको सुन के अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है। अब 250 हर्ट्ज को हम इंक्रीज करके देखते हैं। ये अलग तरह की क्लैरिटी आ रही है। अभी ये बढ़ भी गया है, बेस भी बढ़ गया है, लेकिन थोड़ा फट रहा है ना। तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इफेक्ट हियर। इसको कम करके देखते हैं। तो
हमारे लोज कम हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं वापस इसको 0 पे ले आता हूँ। अभी आ गए हम मिड्स के एरिया में 500 हर्ट्ज के आसपास। काफी ज्यादा क्लैरिटी और क्रिएट होती जा रही है नोट्स की, है ना। अगर मैं इसके ऑपोजिट ले जाऊंगा इसको, तो नोट की क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर हम मिड्स को ऊपर लाते हैं जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा हमें एक तरह से क्लैरिटी मिलती है, लेकिन ये फिर नेजलनेस या फिर बॉक्सीनेस भी क्रिएट करता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं फटाफट से, 1 किलोहर्ट्ज। ये भी हमें थोड़ी क्लैरिटी दे रहा है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी बॉक्सी टोन क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये हमारी क्रिएटिव चॉइसेस हो सकती हैं कि किस तरह के हमें चेंजेस लाने हैं हमारी टोन को शेप करते वक्त। अब ये एक और जोन है 2 किलोहर्ट्ज। बिल्कुल दब गई आवाज। ठीक है, अब हाइज की तरफ जा रहे हैं हम, ये 2 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, इस एरिया में। ध्यान से नोटिस कीजिए, क्रंचीनेस बढ़ रही है बेस की। क्रंचीनेस कम हो गई है ना, शार्पनेस। चलिए आगे देखते हैं 8 किलोहर्ट्ज। थोड़ा ब्राइट एलिमेंट ऐड कर रहा है ये भी। अभी ब्राइटनेस को कम कर दिया इसने, और इसलिए लास्ट वाले को देखते हैं। जैसे 16 किलोहर्ट्ज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है बेस गिटार के लिए, लेकिन जो आपकी फिंगर नॉइज है या स्ट्रिंग नॉइज है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस एरिया में, मतलब अगर आप इसको बढ़ाते हैं 16 किलोहर्ट्ज 8 किलोहर्ट्ज को, तो अगर आप हारमोनिक्स बजा रहे हैं या कुछ ऐसा बजा रहे हैं जो हाई साउंड्स को इंक्लूड करता है, तो ये 16 किलोहर्ट्ज 8 किलोहर्ट्ज काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं उसको क्लीन करने में। ठीक, तो ये हुआ हमारा ग्राफिक EQ का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए असली सौरभ के पास चलते हैं। तो ग्राफिक EQ कई तरह के मिल सकते हैं आपको, कई तरह की स्ट्रिप्स हो सकती हैं इसमें। तो जितनी स्ट्रिप्स होती हैं हम उसको उतने बैंड का EQ कहते हैं। जैसे बॉस का एक पेडल आता है, उसमें 7 बैंड्स बने होते हैं या 7 स्ट्रिप्स बनी होती हैं, उसको हम बोलते हैं 7 बैंड EQ। ऐसे ही मेसा बुगी एक कंपनी है, वो पेडल बनाती है, उसमें 5 है, उसको बोलते हैं 5 बैंड ग्राफिक EQ। तो ऐसे करके जितने स्ट्रिप्स बनी होती है उसको उतने बैंड का EQ कहते हैं। प्रोफेशनल सिनेरियो में बड़े PAs जहाँ पे होते हैं उनको और भी कंट्रोल चाहिए होता है अपनी फ्रीक्वेंसीज का, तो उनको और भी बैंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने ये चीज देखी होगी, कभी आप साउंड कंसोल के पीछे गए होंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा सा 31 बैंड EQ है। इसमें 31 बैंड्स हैं जिसमें आप एक एक फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेन्यू। तो एक बात ध्यान रखनी जरूरी है EQ लगाने से पहले, वो ये कि आपको अपने बेस गिटार की नेचुरल साउंड अच्छे से पता हो, यानी कि नेचुरल साउंड कैसे क्रिएट होती है आपके इंस्ट्रूमेंट की। कोई भी तरह के चेंजेस यहाँ ना हो, ऐसा ना हो कि एक पिकअप खुला है एक बंद है, वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे दोनों पिकअप्स ऑन हो ताकि हम एक्सपीरियंस कर पाए कि नेचुरल साउंड क्या है। और किसी भी तरह का EQ अगर आपके बेस पे अवेलेबल है, जैसे मेरे यहाँ पे टोन है, इसको भी मैं EQ मानूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको रोल ऑफ कर देता हूँ या फिर बंद कर देता हूँ तो इसका ट्रेबल कम हो जाता है, तो इसको भी मैं ओपन रखूंगा एकदम। तो ये मेरे बेस की नेचुरल टोन है। ठीक, अब इसको मैं अगर मॉडिफाई करता हूं तो कुछ शेपिंग हो सकती है, कुछ क्रिएटिव चीजें की जा सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, लेकिन शुरू करने के लिए गेट योर बेस टू द नेचुरल साउंड, और उसके बाद में जो EQ पेडल है आपके पास, एम्प है, उसमें आप चेंजेस करने धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। आगे चल के आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप सिर्फ ब्रिज पिकअप को EQ करना चाहते हैं, तो आप रोल ऑफ कर दीजिए इसको और ब्रिज पिकअप से बिल्कुल अलग तरह की साउंड क्रिएट होती है। सोर्स है ये हमारा, फिर इसको आगे EQ कर सकते हैं। वो चीज क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट में आगे बढ़ के धीरे धीरे आएगी जब आपके कान को ये सारे डिफरेंसेस की आदत थोड़ी थोड़ी होने लगेगी। तो अगेन शुरू करने के लिए क्लीन साउंड ऑन द बेस एंड देन EQ। अब बात करते हैं पैरामीट्रिक EQ के बारे में।
ये देख रहे हैं आप पैरामीट्रिक EQ, सिंपल से 3 पैरामीटर्स है, बेस, मिड्स और हाइज, या फिर बेस, मिड्स और ट्रेबल। तो ये बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जाता है म्यूजिशियन के लिए कि आप लोगों को ज्यादा सोचना ना पड़े कि कौन सी फ्रीक्वेंसी छेड़ी जा रही है, कौन सी नहीं छेड़ी जा रही है। और बेस एम्प पे जब आप इनको ऊपर नीचे करते हैं तो आपको पता भी नहीं होगा एग्जैक्टली कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज को आप छेड़ रहे हैं, लेकिन एरिया वही रहेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में एरिया दिखाया था ना कि लोज का कुछ ऐसा एरिया होता है जो लेफ्ट साइड रहता है ग्राफिक EQ के, हाइज का कुछ ऐसा एरिया होता है। तो जब आप टोन शेप करते हैं इस तरह के EQ पे तो आपके पास कंट्रोल लिमिटेड ही रहता है। तो अगर आप लोज को कम करते हैं, मिड्स को कम करते हैं या हाइज को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा आप एग्जैक्टली कौन सी फ्रीक्वेंसी को छेड़ रहे हैं। एरिया आपको पता चल जाएगा कि ये मैं हाइज बढ़ा रहा हूँ या लोज घटा रहा हूँ। अब पैरामीट्रिक EQ भी दो तरह के होते हैं। एक तो ये सिंपल सा मैंने आपको दिखाया अभी, थोड़े सोफिस्टिकेटेड पैरामीट्रिक EQs भी होते हैं, उसमें काफी सारे कंट्रोल्स होते हैं फ्रीक्वेंसीज के और बहुत सारी और चीजों के। इस वीडियो में नहीं हम उस बारे में बात करेंगे, इस वीडियो का फोकस रहेगा हमारा बेसिक पैरामीट्रिक EQ। तो एक बेस एम्प के ऊपर आपको जनरली ऐसे पैरामीटर्स दिखाई देंगे, बेस, मिड और ट्रेबल। इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक EQ। अगर आप यहाँ नोटिस करें, ये हमारे पैरामीटर्स जिनको मूव करके अपने EQ को क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है हमारे EQ की, जो हमें ऑफन बेस एम्प्स पे दिखाई देती है। अब कौन सी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे चेंज हो रही है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है कि वो लो एरिया जो था लेफ्ट साइड का ग्राफिक EQ पे, ये उसको इफेक्ट करेगा, ये मिडल वाले को करेगा और ये राइट साइड वाले को या हाइज को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है इससे। तो अगर मैं ऑफ कोर्स बेस इंक्रीज करूंगा, थोड़ी बूमीनेस बढ़नी चाहिए, लेकिन ये प्लगइन फ्री है तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम है, शायद रिड्यूस करने पे ज्यादा पता चले। तो देखते हैं। तो सारा टोन का वेट एकदम से डिसअपियर हो गया। बीच में ले आते हैं और फिर करते हैं मिड्स का इस्तेमाल, मिड्स रिड्यूस, ठीक। तो सटल चेंजेस हो रहे हैं इस प्लगइन पे, लेकिन ये चीज का कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि मिडल एरिया फ्रीक्वेंसीज का टच हो रहा है। ब्राइटनेस देखते हैं या ट्रेबल, काफी फर्क पड़ रहा है, और कम। तो अगर आपका बेस बूम कर रहा है, आपके नोट सुनाई नहीं दे रहे, आप बेस एम्प के लोज को थोड़ा कम कर सकते हैं रिहर्सल स्पेस में या फिर स्टेज पे। ठीक है, मिड्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उससे नोट की क्लैरिटी थोड़ी सी इंप्रूव होती है। अब गेन और वॉल्यूम बेसिकली सिंपल चीजें होती हैं दोनों। गेन का मतलब होता है जब आपका बेस गिटार एम्प में एंटर करता है तो कितना उसको एम्पलीफाई करना है या उसकी साउंड को कितना बढ़ाना है। ठीक है, इसका मतलब होता है गेन। वॉल्यूम का मतलब होता है एम्प पे कि जो स्पीकर लगा हुआ है आपके एम्पलीफायर के अंदर, उसकी आवाज कितनी रखनी है। ये डिफरेंस होता है गेन और वॉल्यूम का, बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में। ठीक, तो ये हुआ हमारा 3 बैंड या फिर पैरामीट्रिक इक्वलाइजर जो हमें बेस एम्प पे जनरली मिलता है। यही तरह का पैरामीट्रिक EQ बेस गिटार्स पे भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो मेरा 6 स्ट्रिंग बेस गिटार है उसके ऊपर भी मेरे पास पैरामीट्रिक EQ अवेलेबल है। तो इस वाले बेस गिटार में 2 बैंड पैरामीट्रिक EQ लगा हुआ है। ये ट्रेबल का काम करता है, ये करता है बेस का। अभी मेरा बेस बिल्कुल नेचुरल साउंड पे है इसकी, यानी कि वॉल्यूम खुली है पूरी और मेरे दोनों पिकअप्स ऑन है। तो अगर मैं अब ये बिना किसी बूस्ट के बज रहा है, अगर मैं इसको बेस बूस्ट कर दूं या लोज बूस्ट कर दूं, ये मेरा पैरामीट्रिक EQ है लोज के लिए, तो इतना ज्यादा उसको सिग्नल मिल रहा है कि वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। थोड़ा कम करता हूं, ठीक है। अगर हाइज बढ़ाने हैं, मेरी बेस लाइन है, इसको बढ़ाता हूं हाइज, ठीक है। तो काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। यहाँ से मैं काफी सारे EQ को क्रिएट कर सकता हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम दिस वीडियो आर, पहली चीज EQ का इस्तेमाल करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और दूसरी चीज EQ का इस्तेमाल करें टोन शेपिंग के लिए। अगली वीडियो में हम पैरामीट्रिक EQ की और डिटेल्स में जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड वाला सीखेंगे। इसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, क्यू फैक्टर, बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये सारी की सारी चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देख पाएं, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूं जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।